तो नमस्कार विद्यार्थियों, पुनः आप सबों को यदुनंदन कुमार उर्फ गुड्डू सर आप सबों को स्वागत करते हैं। ग्रेट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के परिवार से पुनः आप सबों को, सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों ने चौथे लॉकडाउन का पालन करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं घर में रह करके। एक अच्छी बात है और अच्छा पहल भी है। हम सभी लोगों को भारत सरकार का सहयोग करना चाहिए। मैं एक संदेश देना चाहता हूं आप सबों को कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में अभी भारत सरकार ने जिस प्रकार से लोगों को आने के लिए ट्रेन या बसों की सुविधाएं प्रदान कर रही है और छूट दी गई है इससे आने जाने के लिए, जिससे बाहर में काम करने वाले लोग बहुत सारे गांव-गांव पहुंच रहे हैं। मैं आप सबों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग उन लोगों से थोड़ा सा डिफरेंट बना करके रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, उससे ज़्यादा ताल्लुकात ना रखें। ज़्यादा दिन नहीं, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन मिला होगा या फिर क्वारंटाइन सेंटर दिया गया होगा, उनसे दूरियां ही बना करके रहें। इससे आपके लिए फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम क्लास 10th का भूगोल पाठ्य पुस्तक के वन एवं वन्यजीव संसाधन का नेक्स्ट क्लासेज आज हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जहाँ तक है वन और वन्यजीव संसाधन, पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है, 2015 के आंकड़ा को थोड़ा लिए थे, खुला वन क्या था, सघन वन क्या था, ठीक है। उसके बाद भी जो है IUCN के द्वारा जो है वनों को, वन विविधताओं को, जैव विविधताओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन किए थे, जिसमें सामान्य वर्ग हो गया, संकटग्रस्त प्राणी की जातियां हो गया, सुवेद्य जातियां था, दुर्लभ जातियां था, स्थानिक जातियां था और अंत में लुप्त जातियों के संबंधित हम लोग पूरा अध्ययन कर चुके हैं। मैं देर नहीं करते हुए, अगर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानकारी करना हो तो मेरे पिछली कक्षा के वीडियो में, क्लासेज में आप ज़रूर देखें। आप इसको नहीं समझें, वहाँ देखने का प्रयास करें। विद्यार्थीगण इन सभी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट्स बुक में नोट भी करते जाएंगे। इससे आपका दो फ़ायदा होगा, सीखने भी मिलेगा सुनने से, और दूसरा चीज़ है कि एक नोटबुक भी तैयार हो जाएगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए आज हम लोग नेक्स्ट भाग पढ़ेंगे, जो लुप्त जातियों के बाद से है। कि दिया गया एक सारांश के तौर पर आपके बुक में दिया गया है कि जैसे ये एशियाई चीता के बारे में बताया जा रहा है कि एशियाई चीता जो था वो लुप्त जातियों में था, जो पृथ्वी पर कहीं भी खोजने के बाद उसके आवास स्थल में खोजा गया, लेकिन वो जीव नहीं पाया गया। पूरा पृथ्वी पर ढूंढ के देखा गया, कहीं नहीं पाया गया वो सभी जीव जो पहले था लेकिन आज नहीं है। उसको लुप्त जातियों की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें से एशियाई चीता भी आपका है, गुलाबी सिर वाला बतख भी है, हुबरडिया हेप्टान्यूरॉन है जो घास की प्रजाति है, जो लुप्त वर्ग में रखा गया है। तो इसमें एशियाई चीता के विशेषता के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि एशियाई चीता जो है वो बोला जाता है कि एशियाई चीता जो है वो बोला जाता है कि उसमें दूसरे की प्रजाति, लेकिन ये जो है बिल्ली की परिवार की प्रजाति है। क्वेश्चन पूछता है इससे, ये किस परिवार का सदस्य है, तो बिल्ली परिवार का सदस्य है, ठीक है। लेकिन इसको देखने में इसकी पहचान क्या है कि आँख से लेकर के मुंह तक, आँख से लेकर के मुंह तक जैसे आंसू निकलता है ना, उस तरह से धब्बा टाइप में लकीर खींचा हुआ दागी मिलेगा आँख से लेकर के मुंह तक। वो एशियाई चीता का मुख्य पहचान है। ये 20वीं शताब्दी में क्या था, हमारे एशिया में और अफ्रीकन कंट्री में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा घूमते फिरते थे, रहते थे। लेकिन आज क्या हो चुका है, ये लुप्त हो चुका है। अब कहीं भी ढूंढने के बाद ये एशियाई चीता नहीं नज़र आता है, मिलता ही नहीं है। जो बोला जाता है कि 20वीं शताब्दी में जब था अफ्रीका में और एशिया में, तो आज नहीं है। इसका मतलब वो पूरी तरह से पृथ्वी से लुप्त हो चुका है। और भारत सरकार ने भारत में जो है 1952 ईस्वी में ही एशियाई चीता को लुप्त घोषित कर दिया था, ठीक है। तो ये था इसकी थोड़ा सा विशेषता के बारे में एशियाई चीता के बताएं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि वनस्पति एवं प्राणी जात के विनाश के कारण, ये लॉन्ग क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि वनस्पति और प्राणियों के विनाश के कौन कौन से कारण हैं उल्लेख करें,
ठीक है। तो आप लोग कारण को ज़रूर लिखेंगे और कारणों को हो सके जितना कारण मैंने आपको दिया है वो कारण उतना आप आंसर में ना दें, उससे कम तो ज़रूर, कम से कम 5 से 6 कारण ज़रूर इंडिकेट करेंगे और उसका विवरण लिखेंगे। ठीक है, इससे आपको नंबर मिलना सुविधा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, नंबर स्वतः मिल जाता है। तो देखिए कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के विनाश के क्या क्या कारण है जो घट रहे हैं संख्या। ठीक है, संकटापन हो रहा है, सुवेद हो रहा है, दुर्लभ हो रहा है, लुप्त हो रहा है, उसकी क्या क्या आखिर रीजन है, उसके कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या है वनस्पति जात और प्राणी जात विनाश के कारण। तो पहला है मानवीय क्रियाओं में। मानवीय क्रिया में सब आते हैं जो दिखाया गया है आपको। मानवीय क्रिया में क्या क्या आते हैं, जैसे क्या है, अपनी जलावन के लिए लकड़ी काटना, ये मानव क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी छाल को निकालना दवा बनाने के लिए, पत्ते को निकालना दवा बनाने के लिए और जलाने के लिए, उससे रबर बनाना, उससे दवाई बनाना, उससे भोजन तैयार करना, चारा जानवरों को चराने के लिए, ठीक है, खाद तैयार करना, रेलवे लाइन बिछाना। हम बता देना चाहते हैं विद्यार्थीगण आपको कि वनस्पति जात और प्राणी जात का सबसे अधिक भारत में विनाश का कारण अगर कोई बना था तो भारत के में औपनिवेशिक काल के दौरान, उपनिवेश काल के दौरान में, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का अधीन था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। ठीक है, हमारा देश स्वतंत्र राष्ट्र एक नहीं था। उस दौरान में अंग्रेज़ों ने भारत में क्या किया, बहुत अधिक मात्रा में यहाँ के कीमती लकड़ियों को खरीद करके ले जाते थे और व्यापार करते थे। ठीक है, और साथ ही साथ कीमती लकड़ियों को व्यापार करने के साथ साथ में देखा कि आने जाने में सुविधाएं नहीं हो रही है, तो सड़कें बिछाया गया, सड़कें बनाया गया, रेलवे पटरियां बिछाया गया, रेलवे लाइन बिछाए गए। तो ये रेलवे लाइन बिछाया गया तो जंगलों को बहुत अधिक मात्रा में दोहन किया औपनिवेशिक काल के दौरान में। साथ ही साथ देखा सर्च करके कि इंडिया में बहुत सारे खनिज संसाधन हैं, खनिज पदार्थ हैं जो कीमती मात्रा में यहाँ से संसाधन से क्या हो सकते हैं, आय स्रोत, आर्थिक स्थिति मिल सकती है, आर्थिक स्थिति सुधर सकती है अपने देश का, इंडिया का नहीं, वो अपने देश का सोच रहा था उपनिवेश काल में अंग्रेज। ठीक है, तो यहाँ से सारे खनिज संसाधनों को सर्च के खनिज संसाधन को खुदाई किया। इसीलिए तो भारत जो था वो सोने की चिड़िया पहले कहलाता था, अब भी सोने की चिड़िया कहलाता है लेकिन रह नहीं गया है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ औपनिवेशिक काल के दौरान में बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधनों को, वनस्पतियों को विनाश किया गया। वनस्पति को दो आधार पर विनाश किया गया। एक आधार पर क्या था, उसको व्यापारिक करना, व्यापार करना, और दूसरा आधार था उसमें रेलवे लाइन और सड़कें बिछाना। ठीक है, साथ ही साथ खनन करने में बहुत सारे क्या किए गए, रेलवे लाइनें खनन करने के दौरान में खनिजों को उत्पादन करने के लिए बहुत सारे खनिज संसाधन अर्थात उत्पादन करने के लिए खदानों की स्थापना की गई, उद्योगों कल कारखानों की स्थापना किया गया, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारे जंगलों का विनाश हुआ, वन की कटाई किया गया। इस स्थिति में भी वनों की विनाश हुआ। साथ ही साथ देखा गया कि हमारे देश में लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है पूरी तरह से। ठीक है, लोग ज़्यादा हैं, खाने वाले अनाज का कमी है। इस आधार पर वनों को विनाश करके क्या किया गया, कृषि क्षेत्र में उसको तब्दील कर दिया गया, कृषि क्षेत्र में बदल दिया गया, कृषि भूमि में परिवर्तन कर दिया गया। अर्थात कृषि भी क्या करता है, हमारे वनस्पति जात के विनाश का कारण बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्यावसायिक क्रिया, जो अभी बताएं कि लकड़ियों को क्या करते हैं, व्यवसाय। अभी भी बता देना चाहते हैं विद्यार्थीगण कि अभी भी बहुत सारे हमारे जनजातीय क्षेत्र के जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं जो जंगलों में ही निवास करते हैं, उन लोग महंगी से महंगी लकड़ियों को क्या करते हैं, तोड़ कर काट करके जो है उसको फाड़ फाड़ करके जलावन के लिए होटलों में, शहरी क्षेत्र में माथे पर ढो करके ले जाते हैं 5 से 10 किलोमीटर बेचने के लिए, और उसका जीविकोपार्जन करते हैं। मतलब अभी भी वो व्यापार की क्रिया कर रहे हैं, लेकिन विदेशी व्यापार अब नहीं हो रहा, अब देश में ही जीविकोपार्जन के उद्देश्य से व्यापार लकड़ियों को काट काट करके बेचा जा रहा है जंगली क्षेत्र में, अनेक जनजातीय क्षेत्रों में।
तो इस तरह से ये हमारे व्यावसायिक दृष्टि से भी क्या हुआ, वनस्पति का विनाश हुआ। नेक्स्ट खनन, जो अभी बता दिए आपको, खनिज संसाधनों को उत्पादन करने के लिए पृथ्वी को खोदा गया। खुदाई की करने की क्रिया ही खनन कहलाता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में खनिज संसाधन उत्पादन होता है। लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह जितने भी तरह के खनिज हैं उत्पादन किया गया, जिससे वनों को बहुत अधिक मात्रा में विनाश हुआ। अगला है पशुचारण की क्रिया के द्वारा भी क्या किया, वनों को विनाश किया। इसके साथ साथ में टाइगर रिजर्व भी क्या किया गया, एक जो है बक्सा टाइगर रिजर्व। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसमें खनन के बाद झूम खेती भी है। झूम खेती जो सब लोग जानते होंगे, कृषि चैप्टर एक अलग पढ़ाएंगे ही हम आपको, 10th में कृषि चैप्टर है ही चौथा भाग, ठीक है, चौथा पार्ट हम उसको बताएंगे कृषि चैप्टर में आपको विस्तृत रूप से, लेकिन फिर भी आया हुआ है सब तो थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के लोग, ठीक है, अर्थात जनजातीय क्षेत्र के लोग, खास करके उत्तर पूर्व भारत में, मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है, और अरुणाचल हो गया, मणिपुर, नागालैंड, ये सब क्षेत्रों में जो है पूर्वोत्तर भारतीय क्षेत्रों में आदिवासी लोग अर्थात जनजाति लोग क्या करते हैं, जनजातीय लोग कि कुछ दिनों के लिए यहाँ खेती किए, एक बार दो बार, कुछ दिन के लिए यहाँ जंगल को पूरी तरह से विनाश कर दिए। यानी जड़ से तो नहीं उखाड़ते हैं, लेकिन ऊपर से टहनियाँ काट दिया जाता है, उसको आग लगा दिया जाता है, ठीक है, और वो क्या करते हैं 1 से 2 साल तक खेती करते हैं उस क्षेत्र में। यहाँ 1 से 2 साल तक खेती किया, जंगल उजाड़ करके, विनाश करके, 1-2 साल खेती करने के बाद फिर क्या हो गया, वहाँ जड़ से तो उसको विनाश नहीं किया था, फिर वहाँ हरियाली उग जाता है, यानी वनस्पति का विकास फिर पुनः हो जाता है। तो वहाँ फिर जंगल को छोड़ दिया, फिर अगले क्षेत्र में चला गया और वहाँ जंगल को उसी तरह से विनाश किया, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम, स्थानीय क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसका बोला जाता है झूम खेती को कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन भी पढ़ेंगे हम लोग कृषि चैप्टर में, ठीक है, चौथा भाग में। कर्तन दहन नाम सुनेंगे, एक नाम सुने विद्यार्थीगण, होलिका दहन। दहन मतलब होता है किसी जलाना, ठीक है, तो कर्तन मतलब होता है काटना और दहन मतलब होता है जलाना, ठीक है, यानी काट करके उसको जला दिया जाता है। जितना काट करके टहनियाँ, पत्ते वगैरह जितना भी रहेंगे ना, उस जंगल को काट दिया, जड़ से नहीं, टहनियाँ वगैरह काटा और काट करके क्या कर दिया, उसको आग लगा दिया। आग लगा देने से जो राख बना वो खाद का काम करेगा और वहाँ 2-3 सालों तक खेती कर लेगा जनजातीय लोग। फिर वहाँ से जब वनस्पति पूरा हरियाली निकल जाएगा, फिर उस क्षेत्र को छोड़ देगा, तीसरे स्थान पर चले जाएगा, फिर वही क्रिया को दोहराएगा, चौथे स्थान की क्रिया को दोहराएगा। मतलब ये प्रक्रिया हमेशा निरंतर चलते रहता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान झूमते रहते हैं, इसलिए इसको झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो झूम खेती भी क्या किया है, वनस्पति को विनाश करने में अहम भूमिका निभाया है। साथ ही साथ अगला है नदी घाटी परियोजनाएं। बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं जो क्या हुआ है कि हमारे देश में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण से जितने भी नदी घाटियाँ परियोजनाएं स्थापित की गई है, उससे वनों का बहुत ज़्यादा विनाश हुआ है। उससे क्या हो गया, नदी घाटी परियोजना तो डैम तो बन गया, तो उससे जलमग्न जो क्षेत्र था वो आसपास के क्षेत्र जंगल बहुत अधिक मात्रा में डूब गए और सड़ गल गए, जिससे वनों का विनाश हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप में बता देना चाहता हूँ कि 1952 ईस्वी में नर्मदा घाटी जब परियोजना स्थापित की जा रही थी, नर्मदा नदी पर, नर्मदा घाटी परियोजना जब स्थापित की जा रही थी 1952 ईस्वी में, तो उस दौरान में नर्मदा घाटी परियोजना स्थापित होने के कारण से देश के कितने 5000 वर्ग किलोमीटर वन का विनाश किया गया था उस समय से, 1952 से लेकर के, ठीक है। नर्मदा घाटी परियोजना के स्थापित होने में उस दौरान में 5000 वर्ग किलोमीटर वनस्पति का विनाश हुआ था। ये एक सोचने वाली बात है, एक चिंतनीय बात है कि ये क्या करता है, नदी घाटी परियोजनाएं भी बहुत अधिक मात्रा में वनों को विनाश का कारण बनता है। साथ ही साथ यही नर्मदा घाटी परियोजनाओं के माध्यम से, नर्मदा सागर परियोजना जो चंबल नदी पर है, ठीक है, ये नर्मदा सागर परियोजना के माध्यम से जो है, नर्मदा सागर परियोजना से मध्य प्रदेश में 4 लाख हेक्टेयर भूमि क्या हो गया था, देखिए जलमग्न हो गया था। जो भूमि था किस रूप में, वनस्पति के रूप में लायक था, लेकिन वो क्या हो गया था, 4 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो गया। इससे नर्मदा सागर परियोजना से मध्य प्रदेश का 4 लाख हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाना, अर्थात वहाँ क्या था, जंगल भी हो सकता है, घर मकान भी हो सकता है, और तरह के सड़कें भी हो सकते हैं, कई तरह की चीज़ें हो सकते हैं जो पूरी तरह से डूब गया,
मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देना चाहता हूँ कि हम ही लोग के, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, विद्यार्थीगण आप लोग नाम सुने होंगे कोनार डैम का, ठीक है। मैं जिस क्षेत्र से हूँ, हम लोगों के बगल में ही मात्र 4 किलोमीटर के डिफरेंट में जो है वो कोनार डैम पड़ता है, जहाँ पर उस डैम के स्थापित होने से 1956 में हम लोगों का ये डैम की स्थापना हुई है, ठीक है। इसके स्थापित होने से हम लोगों का जो डुबाव क्षेत्र है, डैम का जो क्षेत्र, पानी जो डूबता है, उससे हमारे गांव के बहुत सारे लोगों का ज़मीन डूबा और हमारा खुद ज़मीन भी उसमें गया है, ठीक है। लगभग में हमारे पूरे जितना था, लगभग 2 एकड़ ज़मीन हम लोगों का जो है सो डुबाव क्षेत्र में चला गया है। तो उस माध्यम से क्या है कि जितने लोगों का ज़मीन डूबा, बहुत सारे लोग बेघर हो गए, और बेघर होने वाले जो लोग थे उसको स्थानांतरण करके दूसरे जगह पर, हम लोग के गांव के बगल में ही 8 किलोमीटर दूरी पर जो है एक गांव में उसको जो है जंगल था, उस जंगल में जाकर के बसाया गया है, और वो डीवीसी के माध्यम, सरकार के माध्यम से बसाया गया है लोगों को। यहाँ से लोग बेघर हो गए थे। तो उस तरह से क्या हुआ कि नर्मदा सागर परियोजना से भी 4 लाख भूमि जो है, हेक्टेयर भूमि, वो जलमग्न हो गया, जिससे वहाँ बहुत सारे लोगों को परेशानियाँ भी हुई, जंगल भी डूबा होगा, घर मकान भी डूबे होंगे, ठीक है। बहुत सारे ज़मीन जो उपजाऊ भूमि होगा वो भी डूबा होगा, कृषि योग्य भूमि। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये जो एमपी वाला क्षेत्र है, अर्थात ये जो नदी घाटी परियोजनाएं जो है, वो क्या करता है, वनों को विनाश करने में एक कारण बनता है, ठीक है। अगला जो है वेस्ट बंगाल में जो है, पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। बक्सा टाइगर रिजर्व का नाम सुने होंगे। वो एक टाइगर रिजर्व था जहाँ पर बाघों को सुरक्षित रखा जाता था। लेकिन इस बक्सा टाइगर रिजर्व में क्या हो गया था कि डोलोमाइट के खनन करने के कारण से, डोलोमाइट का वहाँ पर मिला था, सर्च करने के दौरान डोलोमाइट एक खनिज संसाधन है, वो खनिज मिलने की वजह से वहाँ पे क्या किया गया था, उसका खनन किया गया, जिससे इसका काफ़ी ज़्यादा विनाश हो गया। किसका? बक्सा टाइगर रिजर्व का। अर्थात बाघों की, वहाँ प्राणियों की प्रजातियाँ और वनस्पतियों की प्रजातियाँ भी काफ़ी अधिक मात्रा में विनाश किया गया था। तो इस तरह से कई तरह से खनन की क्रिया भी क्या करता है, वनस्पति और प्राणी जात को विनाश करने में अपना योगदान देता है, ठीक है। तो अगला जो है बक्सा टाइगर रिजर्व के बाद खनन, और नेक्स्ट है पशुचारण की प्रक्रिया। ये भी क्या करते हैं, हमारे वनस्पति जात और प्राणी जात के विनाश का कारण बनते हैं। तो ये सभी कारक जो हैं, जो 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन का आप बढ़िया ढंग से हल कर लेंगे। बहुत सारे मैंने कारण लिखे हैं और बताए भी हैं। आप एक एक करके सभी कारणों को लिखें। आप सभी कारणों को नोटबुक में तैयार करें। भले आंसर लिखने के समय में कम से कम तो 6 कारक जरूर लिखेंगे। फैक्ट कारक जो आपको लगता है कि हम इससे बढ़िया हम उसको डील कर सकते हैं, संक्षेपण कर सकते हैं, वही कारक को आप लिखेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, एक्चुअल में इसका आंसर जो है मैं अपना PDF बुक में दिया हुआ हूँ, PDF में मेरा है, आप उसको क्वेश्चन आंसर भी लिख सकते हैं। फिर भी यहाँ से आप अपने से तैयार करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग थोड़ा देखते हैं कि वनों के संवर्धन, इससे वनों के वनस्पति और प्राणी जात के विनाश का और कई कारण है, जैसे वनों का संवर्धन करना। वन का संवर्धन प्रक्रिया किसको कहा जाता है? जब किसी क्षेत्र में बहुत सारे पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, उन पेड़ पौधों की प्रजातियों को अगर हम चाह रहे हैं कि ये क्षेत्र मेरा है, 10 एकड़ या 15 एकड़ या 20 एकड़ की ज़मीन अगर हमारी है, और उस क्षेत्र में बहुत सारे तरह तरह के वनस्पति की प्रजातियां हैं, हजारों तरह की वनस्पति प्रजातियां हैं, हम देख रहे हैं कि इस वनस्पतिक प्रजातियों से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है, तो हम अपने लाभ के उद्देश्य से क्या किए, उस 10 एकड़ भूमि में क्या कर दिए कि सारे जंगल को विनाश कर दिया और वहाँ एक बागवानी फसल उत्पादन किए, बागवानी पौधे लगाए। आम का हो सकता है, केले का हो सकता है, नारियल का हो सकता है, अंगूर का खेती हो सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह टाइप का संवर्धन, किसी चीज़ का एक प्रकार के प्रजाति का उत्पादन करना, उगाना, ठीक है, वो संवर्धन कहलाता है। वहाँ किसी एक ही चीज़ का, अगर हम साग सब्जी की खेती कर रहे हैं तो पूरा इस क्षेत्र में साग सब्जी ही खेती करेंगे, ठीक है। एक ही तरफ के वनस्पति को लगाएंगे और वहाँ विकास करेंगे। वनस्पति विनाश नहीं कर रहे हैं, वहाँ विकास करेंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है, मेरा एक ही तरह के वनस्पति प्रजाति का विकास हो रहा है,
अन्य तरह के दूसरे तरह के वनस्पति की प्रजातियों का वहाँ विनाश हो रहा है। ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक रीजन है जो वनस्पति की प्रजातियों को विनाश करने का कारण बनता है। ठीक है, क्या था? वन का संवर्धन करना। जैसे इसका एक उदाहरण में दिया गया है कि दक्षिण भारत में अधिकांश मात्रा में सागवान के वृक्ष लगा दिए गए। सागवान के पौधे लगाने से क्या हो गया, अन्य तरह के सागवान जो है काफ़ी महंगा लकड़ी होता है, उससे प्राप्त होता है, तो ज़्यादातर महंगे लकड़ी उत्पादन करने के चक्कर में उस क्षेत्र में क्या किया, काफ़ी अधिक मात्रा में सागवान के पौधे लगाए, लेकिन अन्य तरह के प्राणियाँ, अन्य तरह की प्रजातियाँ पौधों का क्या हो गया, वहाँ विनाश हो गया। अब मिलने से भी नहीं मिलता है, खोजने के बाद भी नहीं मिलता है दूसरे तरह की प्रजाति। तो इस प्रकार से वो वनस्पति विनाश का कारण बना। और एक उदाहरण मैं बता देना चाहता हूँ कि हिमालयन क्षेत्र में जो है, हिमालयन क्षेत्र में देखने के लिए मिलेगा आपको कि यहाँ पे जो है सागवान के रूप में हो। बाकी जो है हिमालयन में चीड़ पाइन के जो वृक्ष काफ़ी अधिक मात्रा में लगाया गया, जो सदाबहार वन के श्रेणी में आता है। ठीक है, वो चीड़ और पाइन का वृक्ष अधिक मात्रा में लगाए जाने के कारण से अन्य तरह के जैसे ओक हो गया, ठीक है, उसके बाद रोडोडेंड्रोन हो गया, ये वनस्पति की प्रजातियां हैं जो क्या हो गया, हिमालयन क्षेत्र से विलुप्त हो गया है। हमें कोशिश होनी चाहिए, एक कोशिश करनी चाहिए मानव प्राणी को कि जब कभी भी हम वनस्पति को विनाश करेंगे उससे पहले उसके जगह पर दूसरे वृक्षों को काफ़ी अधिक मात्रा में विकास करने की सोचें। जब ज़रूरत हो हमें कि हमें ज़रूरत है कि 50 पेड़ों की आवश्यकता है, 50 मोटे मोटे तना वाला पेड़ चाहिए हमको, इससे हमको घर बनाना है, चाहे अन्य तरह की क्रियाएं करना है, तो उससे पहले जब जान रहे हैं कि हम घर बना रहे हैं, हमें 50 टहनियों की ज़रूरत है, तो 50 के बदले हम 100 पौधे उसके क्षेत्र में या आसपास के क्षेत्र कहीं पर भी लगा दें। 2 साल पहले, 5 साल पहले अगर हम लगा देते हैं तो निश्चिंत 100 पेड़ अगर लगाएंगे, 50 की ज़रूरत है तो 100 में निश्चिंत है 50 से 60 पौधे, 50 से 60 से 70 पौधे आपके जीवित रह जाएंगे, बल्कि उसका संरक्षण भी करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरा पर्यावरण संतुलन की अवस्था में बना रहेगा, असंतुलित नहीं हो सकता है, पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ नहीं सकता है। तो किसी भी, खास करके इस प्राकृतिक को दोहन करने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक का संरक्षण करने के लिए साथ साथ में सीखना चाहिए। ठीक है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि हिमालयन औ, एक वृक्ष का नाम है हिमालयन औ। ठीक है, ये हिमालयन औ जो है वो सिर्फ हिमालय के अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, बाकी कोई क्षेत्र में नहीं पाया जाता। ठीक है, अब जरा कल्पना करने की बात है, सोचने वाली बात है। मैं विद्यार्थी होने के नाते आप सबों को बता देता हूँ कि आप सभी लोग इसके बारे में उतना नहीं सोचेंगे, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स और जन जागरण के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हिमालयन औ जो है वो एक पौधा है, एक वृक्ष है जो सिर्फ आपका हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के हिमालय की तराई में ही पाया जाता है। अब इस पौधे की विशेषता क्या है कि ये एक किस्म है, किस तरह के, चीड़ जिस तरह से सदाबहार वृक्ष है उस तरह से ये भी एक सदाबहार वृक्ष है। लेकिन क्या है कि इस सदाबहार वृक्ष से, अर्थात यव के वृक्ष से, इसमें से छाला का, इसका जो छाल था उसको, पत्तियां थे उसके, टहनियों से और जड़ों से, इन सभी चीज़ों से क्या किया, इसको काट करके, छील करके, पत्तों को तोड़ करके, जड़ को उखाड़ करके टैक्सोल नामक एक रासायनिक पदार्थ क्या किया जाता है, निकाला जाता है। टैक्सोल का रसायन निकाला जाता है इससे। और टैक्सोल के बारे में जानते हैं विद्यार्थीगण, जन जागरण के लिए हम बता देना चाहते हैं कि टैक्सोल जो है एक दवा बनाने में प्रयुक्त होता है जो कैंसर का इलाज करता है। और दुनिया में कोई ऐसे देश नहीं है जहां पर टैक्सोल उत्पादन होता है सिवाय हिमालयन क्षेत्र के। अब हर देशों में कैंसर से बहुत सारे लोग रोजाना पीड़ित हो रहे हैं। अब इसके इलाज के लिए टैक्सोल का जो रसायन तैयार किया जाता है, जो दवा बनाया जाता है हिमालयन याव से, अब वो जो है मिल ही नहीं रहा है। मिलने का नहीं कारण क्या है, क्योंकि इसको काफ़ी अधिक मात्रा में दुनिया में मांग बढ़ गया, जिससे इसका क्या कर दिया, काफ़ी अधिक मात्रा में विनाश कर दिया। आज इसकी संख्या घट गई है। मैं आप सभी लोगों से उन हिमालयन क्षेत्रों से
भारत सरकार से मैं आह्वान करता हूँ कि जब इसको उत्पादन करने के लिए, दवाई बनाने के लिए जब इसको विनाश करते हैं, तो दूसरे हिमालयन क्षेत्र में, क्योंकि हिमालय के क्षेत्र का जो मिट्टियाँ हैं वैसा ही है, दूसरे हिमालयन क्षेत्र में इसका क्या करें, लगाने का भी काम करें, विकास करने का भी काम करें, ताकि दुनिया में हर समय क्या हो सके, वो टैक्सोल रसायन मिलता रहे, कैंसर की उपचार की दवा लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो इस प्रकार से ये अभी धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में सन 1951 से लेकर के 80 के बीच, अर्थात लगभग 30 सालों के दौरान में 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र का क्या हुआ है, वन क्षेत्र पहले वन के रूप में था, इस 51 से 80 के बीच में लगभग 30 सालों के अंतराल पर क्या हो गया, वन को कृषि भूमि में तब्दील कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। इस प्रकार से हमें ये चीज़ को समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि वनों को विनाश होने से क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। ये तो वन विनाश के कारण थे। अब मैं विद्यार्थीगण भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक के बारे में जानेंगे, अर्थात इसमें कौन कौन से भारत में, इससे तो पूरा वन का हुआ, वनस्पति और प्राणी जात का, पूरा दुनिया का, पृथ्वी का, लेकिन हमारे भारत देश में कौन कौन से कारक हैं जो हमारे वनों को और जीव जंतुओं की क्या हो रही है, संख्या को कम कर रही है। उसके कौन कौन से कारक हैं। सबसे पहला कारक है जीवों के आवास का विनाश होना, अर्थात जीवों को रहने के लिए, जो जीव जंतुओं को रहने के लिए जो चाहिए जगह, उसको हम समाप्त कर रहे हैं। जैसे मैं छोटा सा एक उदाहरण बताता हूँ कि शेर, पहले के लोग, हम लोग के दादा लोग बोलते थे कि हम लोग के घर के पिछवाड़े पर शेर रहता था, ठीक है, लेकिन अब वो शेर नहीं दिखाई देता है। क्यों नहीं, कहाँ चला गया, क्योंकि उसके रहने लायक आवास योग्य नहीं रहा। पहले के लोग जंगल से लकड़ी रात को डर से नहीं जाते थे काट करके लाने के लिए, चोरी करके नहीं लाने जाते थे, क्योंकि जानता था जंगल में बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं, जब जाएंगे रात को चोरी करने जंगल से लकड़ियाँ तो हमें मार करके खा जाएगा। लेकिन आज जंगली जानवर है ही नहीं, जिसके कारण से क्या हो गया है कि जंगली जानवर नहीं रहने के कारण से रात को भी दिन समझ करके लोग लकड़ियां काट करके ले आ रहे हैं। ये स्थितियाँ क्यों पैदा हुआ, जंगली जानवर क्यों नहीं है, क्योंकि उसके आवास को मानव ने क्या किया, विनाश कर दिया है। इस स्थिति में क्या हुआ कि उसके जीवों के आवास को विनाश करने के कारण से अब जीव जंतु नहीं रहे और हमारी क्या हो गया, विविधता को विनाश कर रहा है, कम हो रहा है इससे। ठीक है। अब जंगली जानवरों के आखेटन कर रहे हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, आखेट करना। बहुत सारे जंगली जानवरों को क्या कर रहा है, व्यापारिक दृष्टिकोण से उसके चमड़े को, उसकी हड्डियों को, उसके मांस को व्यापार किया जाता है, जंगली जानवरों को मार करके बेचा जाता है। चमड़ी से जूते वगैरह चाहे अन्य तरह के पदार्थ तैयार किए जाते हैं। हड्डियों से, बहुत सारे जंगली जानवरों के हड्डियों से दवाई बनता है, खाद्य तैयार किए जाते हैं। इस उद्देश्य से जंगली जानवरों को शिकार किया जा रहा है, जिस माध्यम से जैव विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है भारत में। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण का प्रदूषण होने के कारण से, क्योंकि उस जीव जंतुओं को रहने के लिए जो चाहिए पर्यावरण शुद्ध, वो शुद्ध पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है, स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में वो स्वतः मर जा रहे हैं या तो भटक करके एक स्थान से दूसरे स्थान पलायन कर रहे हैं। जिस स्थान को स्वच्छ लायक जगह होगा वहाँ चले जा रहे हैं, आपके क्षेत्र में नहीं रह रहे हैं। अर्थात हमारे क्षेत्र में प्रजातियाँ धीरे धीरे क्या होते जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण से कम होती जा रही है। नेक्स्ट है विषाक्तीकरण। विषाक्तीकरण का मतलब होता है विषाक्त हो जाना। हवा प्रदूषित हो गया, जल प्रदूषित हो गया, अब वो जीव जंतु उसको पी रहा है तो मर रहा है, हवा सांस ले रहा है तो मर रहा है। ये विषाक्तीकरण, ये विषाक्तीकरण का क्या कारण है कि हमारे पृथ्वी से बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होना। ये सभी कारणों से हमारे वायु प्रदूषित हो रहे हैं और कल कारखानों से, उद्योगों से, फैक्ट्रियों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं उसको सीधे नालियों में के द्वारा नदियों में प्रवाहित कर देते हैं, जिससे वो नदी का जल प्रदूषित हो जा रहा है, विषाक्त बन जा रहा है। जो स्वच्छ जल था, स्वच्छ पानी था, पीने लायक उपयोगी जल था, वो अनुपयोगी बन जा रहा है विषाक्त बन करके। अगर गलती से कोई जीव जंतु या मनुष्य पी रहा है वो मर जा रहा है। तो निश्चिंत है कि उन सभी जीव जंतुओं की संख्या क्या होती जाएगी, विषाक्तीकरण के कारण से घटते जा रही है।
ठीक है। दूसरा है, पांचवा अगला जो है कम होने का कारण वो है दावानल। दावानल कहने का मतलब क्या हुआ, काफ़ी अधिक मात्रा में केमिकल का यूज करना, रासायनिक पदार्थ के रूप में, दवा के रूप में उपयोग करना। हम लोग खेती करते हैं विद्यार्थीगण, सब लोग जानते हैं खेती करते हैं तो क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में गोबर खाद उसके लिए सबसे उपयोगी है, लेकिन हम लोग गोबर खाद के जगह पर रासायनिक खाद का छिड़काव करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, DAP का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में घास नहीं उगने के लिए पहले ही दवा छिड़क देते हैं। जरा समझ सकते हैं कि जब वो घास को मार सकता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी रूप में उस पौधे पर भी असर हो रहा है उसका, अर्थात वो क्या हो, दवा नाल का प्रयोग कर रहे हैं। जीव जंतुएं उसको उपयोग में ला रहे हैं तो वो भी विनाश हो रहा है। ठीक है, तो दवा नाल का उपयोग हो रहा है। वैज्ञानिक कृषि के माध्यम से हम लोग तरह तरह के वैज्ञानिक कृषि को अपना रहे हैं। हाँ, वैज्ञानिक कृषि अपनाना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से खेती करनी चाहिए, परंतु हमें ध्यान रहे कि सामानों का जो यूज है वो अपने जैविक माध्यम से उपयोग करनी चाहिए, जिससे हमारा भूमि का प्रदूषण नहीं हो सके। ठीक है। नेक्स्ट है कि संसाधनों का असमान बंटवारा, यानी पृथ्वी पर जितने तरह के संसाधन हैं उसका बंटवारा एक जैसा नहीं है, अलग अलग टाइप में मिला है। यानी कहीं पर काफ़ी अधिक मात्रा में संसाधन है, कहीं कम मात्रा में संसाधन है। तो जहाँ अधिक मात्रा में संसाधन है वहाँ काफ़ी ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा संसाधनों का विनाश कर रहे हैं, और जहाँ नहीं है वहाँ संसाधनों का कम उपयोग कर रहे हैं, कम विनाश कर रहे हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या का तीव्र वृद्धि। विकासशील देशों में इस जैव विविधता का कम होने का सबसे मेन फैक्टर माना जाता है जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होना। ठीक है, विकासशील देश मानते हैं जनसंख्या का तीव्र वृद्धि का मतलब जनसंख्या जितना अधिक बढ़ेगा, स्वाभाविक विद्यार्थीगण जान लीजिए, पहले एक लोग थे तो एक आदमी को खाना चाहिए, एक आदमी को रहने का घर चाहिए, एक आदमी को पहनने का कपड़ा चाहिए, एक आदमी को नहाने धोने का सब चीज़ चाहिए। ठीक है, लेकिन अब एक की जगह पर 10 हो गया तो 10 आदमी के लिए घर चाहिए, 10 आदमी का खाना चाहिए। जनसंख्या बढ़ा है तो मांग बढ़ा है, मांग बढ़ा है तो हमें उस मांग को पूरा करने के लिए हम प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों को विनाश करना शुरू कर देते हैं। खेत कम हो रहा है, खेत बढ़ाते हैं, जंगल विनाश करते हैं, तो निश्चिंत है क्या होगा, हम मांग तो अपना पूरा कर ले रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का इससे विनाश हो रहा है। तो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि भी सबसे मेन फैक्टर है जिससे जैव विविधता क्या हो रही है, घट रही है। वनस्पति जात और प्राणी जात की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है एक उदाहरण स्वरूप बता देना चाहते हैं कि एक अमेरिकी नागरिक जो है एक सोमालियन नागरिक से 40 गुना ज़्यादा संसाधनों का उपभोग करता है। जितने भी तरह के संसाधन हैं उसका 40 गुना एक अमेरिकी नागरिक जो है एक सोमाली नागरिक से 40 गुना ज़्यादा संसाधनों का क्या करता है, उपभोग करता है। वहीं भारत का 5% धनी लोग अर्थात अमीर लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में संसाधनों का अधिक उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखें ये 5% लोग संसाधनों को संरक्षण करने भी नहीं जानता है। जो धनी लोग हैं 25% गरीब लोगों की तुलना में 5% धनी लोग ज़्यादा संसाधन का उपभोग करने के बाद उसको संसाधन का संरक्षण का ख्याल नहीं है, कैसे संसाधन को संरक्षण किया जाएगा। सो तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात की भी तुलना हमें करनी पड़ेगी। ठीक है। भारत में आधा भाग जो है इसी प्रकार से क्या हो चुका है, भारत में आधा भाग प्राकृतिक वनस्पति पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ठीक है। 1/3 भाग भूमि जो है सो सूख गई है, जो जलमग्न था, पहले जल से भरा पड़ा था, अब 1/3 भाग जलमग्न भूमि क्या हो गई है, सूख गई है। 70% धरातल जल प्रदूषित हो चुका है, जो उपयोगी पानी था वो प्रदूषित हो चुका है 70% जल। ठीक है। साथ ही साथ 40% मैंग्रोव वन पूरी तरह से लुप्त हो चुका है। अब इस प्रकार से लुप्त हो गया है या लुप्त होने के खतरा में है। अब जरा सोचना है विद्यार्थीगण, जरा सोचना है जनमानस के लोग कि हमें क्या करनी चाहिए। क्या प्राकृतिक विनाश होनी चाहिए? आधा भाग जो भूमि में जल वन था वो समाप्त हुआ, 1/3 भाग जलमग्न भूमि सूख गई, 70% धरातल जल प्रदूषित हो गया, 40% मैंग्रोव वन समाप्त हो गया, खतरा में है। क्या यही स्थिति बनाते रहना चाहिए? क्या इस पर कोई कंट्रोल नहीं होनी चाहिए? इस पर कोई नियम कानून लागू नहीं होनी चाहिए? पाबंदी नहीं लगाना चाहिए?
लोगों के प्रति जरूर जागरूकता फैलाना चाहिए, अपने आप में जागरूक होना चाहिए। अगर आज हम समझेंगे नहीं, इसके महत्व को नहीं जानेंगे, वन के और वन्य जीव के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, इनकी उपयोगिता को नहीं समझ पाएंगे, तो निश्चित रूप से इस धरती पर विनाश का काल आएगा। और वह दिन दूर नहीं है जब ये परिस्थितियां हमेशा लगातार कायम रहे, तो आने वाले दिनों में वैज्ञानिक जहां अनुमान लगाया है वो गलत नहीं लगाया है कि 2040 तक पृथ्वी पूरी तरह से विनाश हो जाएगी। यदि इस रफ्तार से प्रदूषण पर्यावरण का होता रहे, वनों का विनाश होता रहे, 2040 वो गलत दिन नहीं है। ठीक है, ये प्रकृति निश्चित रूप से भगवान हमें माफ़ कर सकता है। विद्यार्थीगण, जनमानस के लोग, भगवान हमें गलती करने पर माफ़ कर सकता है, लेकिन प्रकृति कदापि माफ़ नहीं कर सकता है। ये हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रकृति के साथ में अवहेलना कर रहे हैं, इसको विनाश कर रहे हैं। हमें कोशिश होनी चाहिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। जितने ही प्रकृति को संरक्षण प्रदान करेंगे, उतना ही प्रकृति हमें संरक्षा करेगी, हमें संरक्षण प्रदान करेगी, और हमें बहुत सारी चीज़ उससे लाभ होंगे। सांस हो गया, लेने के लिए ऑक्सीजन मिलता है, जल मिलता है, भूमि से उत्पादन करने के लिए अनाज मिलता है, तरह तरह के छोटे छोटे घास फूस उत्पादन होते हैं, फल फूल मिलता है, जड़ी बूटी दवाई मिलता है, क्या न जाने कितना चीज़ मिलता है हमको, छाया मिलता है, जलावन मिलता है, सब चीज़ तो इसी से मिलता है। फिर हमें विनाश क्यों करें इसको, और संरक्षण करने चाहिए। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है, हमें सजग होने की आवश्यकता है, ताकि इस प्राकृतिक संसाधनों पर कभी खतरा ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट है वन और वन्य जीव के विनाश। मात्र जीव एक विज्ञान नहीं है, जीव विज्ञान का मात्र एक नई विषय बना है। ये क्या है, एक सांस्कृतिक विविधता के विनाश का कारण भी है। अगर जीव जंतुओं का, वनों का विनाश हो रहा है, तो सिर्फ जीव जंतु और वनों के विनाश का कारण नहीं, जीव विज्ञान का विनाश नहीं है। यहाँ पे मानव की क्या है, सांस्कृतिक विविधता के विनाश का कारण है। हमारा विनाश हो रहा है संस्कृति का, जो धरोहर था वो धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। सांस्कृतिक विविधता मतलब जो पहले से व्याप्त था पृथ्वी पर, वो भी समाप्त होते जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे समुदाय के लोग क्या करते हैं, इसको जीविकोपार्जन में इसी पर अड़िग रहते हैं। किस पर? वनों पर। बहुत सारे ऐसे जीविकोपार्जन के लिए लोग क्या करते हैं, इस पर रहते हैं, जैसे खाने के लिए हो, पीने, औषधि, सांस्कृतिक रूप से अध्यात्म, चारा, जल, इन सभी के लिए क्या करते हैं, वन पर ही रहते हैं। आज क्या है, महिलाएं क्या करती है, 10 से 15 किलोमीटर की दूरियां क्या करते हैं, पैदल चलते हैं। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पैदल जा कर के खाने के लिए अनाज लाते हैं, ठीक है, भोजन लाते हैं, साथ ही साथ पानी लाते हैं 10 किलोमीटर दूरी जा कर के। क्यों ये समस्या क्यों आया? क्योंकि आज हमारे पृथ्वी से क्या होता जा रहा है, वनों की जो है लकड़ियों की प्रजातियाँ, वनस्पति की प्रजातियाँ, या तो फिर विशेष रूप से कहा जाए तो जल धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिससे घटने के कारण से क्या हो रहा है, पृथ्वी पर बहुत सारे बुरे परिणाम हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें से वन की कटाई के कारण से सूखा हो जा रहा है, वर्षा समय पर नहीं हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, ठीक है, पर्यावरण निम्नीकृत हो रहे हैं, मृदा अपरदन हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है। इन सभी प्रक्रियाओं के कारण से क्या हो रहा है, वनों के विनाश का ये बुरा परिणाम साबित हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वन संसाधन जो हमको बहुत कुछ देता है, बदले में हमसे कुछ आज तक नहीं मांगा है, तो हम सबों को एक कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने से, मैं आप सबों को जागरूक करना चाहता हूँ कि हम सबों का कर्तव्य है, मानव जाति होने के नाते, ज्ञानशील प्राणी होने के नाते हम सबों का एक कर्तव्य बनता है कि वन तो हमें बहुत कुछ देता है, बदले में वन आज तक, पेड़ पौधे आज तक हमसे कुछ नहीं मांगा है। हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है, और वो वन मांग रहा है, आग्रह कर रहा है हम सभी जीव जंतुओं, मानव प्राणियों से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए, और वो है संरक्षण। जिस दिन हम वनों को संरक्षण देना शुरू कर देंगे, हमारे प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह से, बंजर भूमि भी हरियाली में परिवर्तन हो जाएगा, सूखी भूमि भी उपजाऊ में परिवर्तन हो जाएगा, ना जल की समस्या होगी,
ना बाढ़ की समस्या होगी, ना सूखे की समस्या होगी, ना अकाल की समस्या होगी। हमें इन सभी बातों पर ख्याल करते हुए हमें वन संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आप सबों को वन संरक्षण से संबंधित नेक्स्ट क्लास में आपको और ज़्यादा जानकारियाँ दूंगा। साथ ही साथ उसमें वनों की साथ साथ में प्रजातियों से संबंधित और उसमें जंगलों का जो क्षेत्र है किस किस टाइप में रखा गया है, ठीक है, आरक्षित वन कौन है, रक्षित वन कौन है, अवर्गीकृत वन कौन है, और वन का संरक्षण करने के कुछ उपाय ढूंढेंगे, जीव जंतुओं के संरक्षण करने के कुछ उपाय ढूंढेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे। अगर जिस दिन हम सभी लोग मानव मिल करके हम लोग एक दूसरे को सहयोग करके वन संरक्षण पर कदम से कदम मिला करके चलना शुरू कर देंगे, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और हमारे पृथ्वी में हरियाली आएगी। धन्यवाद।